हमने पहले राउंड में एक राउंड में उन दोनों संतरियों को खत्म कर दिया। तीसरा भड़बड़ा करके निकला, भाई तू पता नहीं 5 माह के निकल जाएगा। दूसरी गोली में उसको भी उड़ा दिया। उसी दौरान हमारे मिराज 2002 गए फाइटर और उन्होंने 2 बम गिराए, पूरा धूल ही धूल उड़ा दिया। जो बड़ा लेक था और वहां पर इनका बहुत बड़ा कैंप था। हम उठ करके चले तब उनका करीब 3 या 4 किलोमीटर से फायर आया हमारे ऊपर। हमारे टोटल इसमें और ग्लेशियर वाले में 24 आदमी शहीद हुए थे पलटन के। तो उसमें हम तो रह गए 3-4 किलोमीटर बाईं तरफ, वो 3-4 किलोमीटर देने चले गए। तो उन वाला जो रूट था उसके ऊपर माइन लगा रखी थी। देखिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर 3 बार एम्बुश हो गया था आप लोग के ऊपर। साहब वहाँ पर तो ऐसा है कि मतलब हर किलोमीटर के ऊपर इतना जबरदस्त उन्होंने वो दिया फाइट जिसका कोई हिसाब नहीं। आपने इतना एक्शन पैक्ड लाइफ जिया है साहब। सबसे पहले आप ब्लू स्टार में थे। हाँ साहब। आप एलटीटी के साथ में आपने लड़ाई की है श्रीलंका के अंदर। आप नागालैंड में थे, आपको कीर्ति चक्र मिल रखा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आप कारगिल वॉर में भी थे और ये सब के अलावा आप एनएसजी में आपने 3 टेन्योर निकाले हैं। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कॉम्बैट वेटरन हैं जो देश के सबसे एक्सट्रीम ऑपरेशनल एरियाज में सर्व कर चुके हैं। पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर एलटीटी के अगेंस्ट में श्रीलंका में, देन नागालैंड और कारगिल वॉर एंड फाइनली जम्मू एंड कश्मीर। उनका बेस्ट ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में था जिसमें उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। यह ऑपरेशन एक क्लासिकल एग्जाम्पल था शेयर करेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और टैक्टिकल एक्यूमेंट का। एक ऐसी कहानी जो ग्रिट और ब्रेवरी से भरी हुई है। इन्होंने 10 कमांडो की एक छोटी सी टीम के साथ 10 टेररिस्ट मार गिराया। ये उन रेयर कहानीज में से है जिसके बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए और हमें फक्र है कि हम उसी रेजिमेंट का हिस्सा हैं। सो यस, हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है टुडे टू बी हैविंग नायब सूबेदार ईश्वर सिंह कीर्ति चक्रा फ्रॉम 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑन आवर पॉडकास्ट। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए साहब हमारे इस चैनल में। इनफैक्ट जब से हमने ये चैनल शुरू किया था साहब कि हमें बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोगों से मिलने को मिलता है साहब, आप जैसे रियल लाइफ हीरो से मिलने का मौका मिलता है क्योंकि आपने इतना एक्शन पैक्ड लाइफ जिया है साहब। सबसे पहले आप ब्लू स्टार में थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ साहब। आप एलटीटी के साथ में आपने लड़ाई की है श्रीलंका के अंदर। आप नागालैंड में थे, आपको कीर्ति चक्र मिल रखा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आप कारगिल वॉर में भी थे। हाँ साहब। और ये सब के अलावा आप एनएसजी में आपने 3 टेन्योर निकाले हैं। हाँ साहब। इसका मतलब अगर मैं प्रोबेशन गिनना शुरू करूं, एक प्रोबेशन से लोगों की फट जाती है। आपने 3 बार एनएसजी का प्रोबेशन निकाला है और आपने 5 पैरा का प्रोबेशन किया है और आपको बेस्ट फायरर अवार्ड भी मिल रखा है। हाँ साहब। एनएसजी में साहब। हाँ साहब। 4 बार आपने सक्सेसफुल प्रोविजंस किए। हाँ साहब। हर जगह आपने बढ़िया काम किया था। हाँ साहब। कारगिल में भी थे आप। हाँ साहब, कारगिल में भी था, कारगिल में भी अच्छा काम किया था। जिससे भी हमने साहब 5 पैरा के ऑफिसर से बात की है, जनरल गिल साहब से, ब्रिगेडियर करियप्पा साहब से, युद्धवीर साहब से या कर्नल अभय साहब से, हर किसी ने आपका जिक्र किया है। हाँ साहब, मैं तकरीबन ये सब इनके साथ काम किया हुआ है मेरा। साहब आप बात करते हैं कश्मीर की साहब। हाँ साहब। जहां आपको कीर्ति चक्र भी मिला है और उस ऑपरेशन के बारे में तो साहब पता नहीं किन्होंने नहीं बताया, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला साहब। ऐसा जब कुछ यूनिटें गई थी 2001 में, वो रक्षक था शायद जी उसमें, तो हमारी पलटन भी गई थी। जबकि JNK से आए हुए 1 साल ही हुआ था हमारे को कारगिल वाले युद्ध से जी। पर PN राव था और पलटन का 6-7 साइटें ने मिली हुई थी हमारी पलटन को, तो हमारा भी नंबर पड़ गया उसमें जाने का। हमने CBS स्कूल में ट्रेनिंग भी कर लिया था और हम तैयार थे। वहाँ पर कुछ हाइटें हैं वहाँ पर, ट्रिग हाइट, उनको कब्जा करने के लिए कुछ यूनिटों को जाना था अटैक के लिए, उसके लिए गए थे।
पर ये सितंबर 9/11 को जो अमेरिका के अंदर हादसा हुआ, तो उस टाइम ऊपर डिप्लोमेसी में कहीं बात हुई होगी आपस में, हमारे को वहाँ रोक दिया गया, बोल भाई नहीं होगा अटैक। तो रुक गए। तो पलटन को वापस भेजने की छटनी आ गई, वही वापस जाओ। तो JNK में या कहीं भी जाते हैं तो 6 महीने तक तो वो पैसा इसका मिलता नहीं, खुद अपने कना से करो। तो वहाँ नंबर आया तो सीओ साहब बोले भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, आगे मैं 20-30 लाख रुपए आज रेलवे को दूँ, मेरे को यहाँ टैक्स दे दो, टैक्स कर दूँगा पूरा मैं। बोला ठीक है आप आरोपी करो, रजौरी से लेके पुंछ तक। तो रजौरी से लेकर के पुंछ तक आप लोग रोड ओपनिंग पार्टी करते थे? यस, रोड आरोपी का काम करती थी पलटन। तो उसमें हम थे LKG KG के अंदर। अच्छा, लोअर कृष्णा घाटी और कृष्णा घाटी वाले इलाके में थे आप? उस इलाके में थे हम, हमारी कंपनी चार्ली कंपनी। और आप लोग रोड ओपनिंग करते थे? यस, रोड ओपनिंग साहब सिर्फ। तो मेरे से आगे हमारा सीनियर JSOs का ट्रुप्स गया था 10 आदमी लेकर के। आप क्या थे, हवलदार? ना, मैं नायब सूबेदार था। आप नायब सूबेदार थे? हाँ, और वो सूबेदार थे। तो वो अपना ट्रुप्स लेकर के गया था, वहाँ नाला है एक आगे LKG से आगे मोड़ के ऊपर। उस नाले से आते समय पानी लेकर के आते हैं, उसमें भाई बाथरूम नहाने धोने के लिए भी और लंगर वगैरह के लिए भी, वो उसमें सेंटेक्सों में गाड़ी में भर के लाते हैं। तो उनकी जिम्मेवारी थी वहाँ तक, और उससे 5 किलोमीटर के आगे की जिम्मेवारी थी मेरी। तो मैं जब तक वहाँ पर बैठा था, मैं बोले वो वहाँ से मैसेज देंगे जब जाऊँगा मैं। तब सीनियर JSO के पास एक जवान आ गया, कोई सिविलियन। उसने बताया कि साहब वो INT से थे, मेरे जो सीनियर JSO INT सेक्शन से थे। उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे भाई के घर में 10 आदमी हैं, एक तो LMG की जैसे मतलब वो पिकागन थी, और बाकी 6 के पोर्शन 2 पिस्टल, ऐसे ऐसे ये हथियार हैं, और 10 आदमी मेरे भाई के घर में रुके हुए हैं रात से, और हमारे को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को उस पर बताया सेट पे, बोला साहब आप जल्दी आ जाओ, गाड़ी में बैठा के ट्रुप्स को। मैं बैठाया, जब हम 5-7 मिनट में पहुंच गए, 5 किलोमीटर था, 5-7 मिनट में पहुंच गए हम। मैं बोला हाँ साहब। बोले इसकी बात सुनो। मैं बोला हाँ भाई। तो बोला साहब ऐसे ऐसे मेरे भाई के घर में इतने आदमी हैं, ये हथियार हैं। मैं बोला यार तू झूठ बोला, तुम कल भी, उससे एक दिन पहले हमारा मेजर ढिल्लन साहब था, उसने चक्कर काटे थे पर कुछ मिला नहीं उनको जी। खबर पक्की थी, आगे एक हथियार वाला है, बाकी 1-2 आदमी गाइड हैं उसके साथ, खबर पक्की थी, पर उनको कुछ मिला नहीं। वो दोपहर तक घूमे, दोपहर घूमने के बाद वो उनको आना था छुट्टी, वो छुट्टी आ गए। तो मैं बोला यार झूठ बोल रहा है। बोला जनाब झूठ नहीं है, गोली मार देना मेरे झूठ है तो। मैं बोला यार किन बात में दम है, जब एक आदमी मरने को तैयार होता है तो ऐसे नहीं होता है। मैं बोला ठीक। मैं बोले साहब आप तो जाओ, मैं उसमें से 5 जवान ले लिए जो फायरिंग टीम के थे मेरे साथ। मैं बोले ये तो इधर आ जाओ, और ये तुम इधर चल जाओ साहब के साथ। मैंने बदली कर ली, 5 जवान मेरे वाले थे, उसमें से 5 दे दिए और 5 मैंने ले लिए, और LMG भी उनके उसमें थी, वो भी ले ली मैंने। एक तो मेरे पास थी, एक उनके पास थी, वो भी ले ली मैंने। मैं बोलते सब हथियार तो चाहिए पूरे। बिल्कुल। तो वो कर लिया मैंने। वो करने के बाद मैंने बताया उसको, हंसन साहब को, लेफ्टिनेंट हंसन साहब, उस टाइम लेफ्टिनेंट थे वो, तो वो कंपनी कमांडर आ रखे थे। तो वो साहब ऐसे ऐसे कोई खबर मिली है, यहाँ नाले से ऊपर कुछ आदमी आ रखे हैं, 8-10 आदमी, और एक आदमी है वो कह रहा है ऐसे ऐसे। बोले साहब देख के जाना। मैं बोला आप भी आ जाओ, क्योरिटी लेकर के 20 आदमी हैं आपके पास, आप भी लेके आ जाओ। बोले मैं आता हूँ। हमने शुरू किया चढ़ाई, हमने चढ़ना, हम 85 मीटर चढ़े होंगे। तो एक आदमी खड़ा कर रखा है उन्होंने, वो जो लड़के थे उनका बाप को खड़ा रखा उन्होंने कम्बल उड़ा करके। अब फौज आती है तो हमारे को बताएगा। तो वो हमारे से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर थे रोड से। आप लोग कितने लोग थे? हम 10 ही आदमी थे। 10 आदमी? 10 साहब के पास, टेररिस्ट भी 10 और वो भी 10। तो हम ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने लगे तो वो आदमी भागा वहाँ से। मेरे पीछे एक नायक बस्ती राम था, LMG थी उसके पास। बोले साहब कुछ देखा? मैं बोला हाँ देखा। बोले पेड़ के पास से एक काली कम्बल ओढ़े हुए कोई भगया है। बोला हाँ यही मैं बता। मैं बोले जाकर को उनको बता देगा, वो निकल जाएंगे। बोला यही शक मेरे को लग रहा है।
हम वहाँ से चढ़े साहब, हमारे को टाइम तो भाई पहाड़ी में चढ़ने में टाइम तो लगता ही है, और ये भी कोई ना छाती खोल के ही जाएंगे। उसने आपको 1 किलोमीटर दूर से देख लिया था? उस आदमी देख ले, वो जो पहाड़ी के ऊपर है, वो तो हम जैसे चढ़ने लगे नाले पे, वहीं से 50 मीटर में देख लिया हमारे को, हाँ हो जा रही है, नाले नाले इसके साथ आ रही है तो हमारे ऊपर आ रही है। और भाई हमारे घर में आदमी रुके हुए हैं, उन्होंने जा करके उसको बता दिया उनको, वो वहाँ से आन फानू वहाँ से निकले रहे। एक उसका लड़का CRPF में था, उसको साथ लेके चले गए, बोला चल हमारे को रास्ता बताएगा। हम गए वहाँ से उन घरों से, वो बोला साहब इधर है, मैं बोला नहीं ऊपर चल, ऊपर से हम नीचे सर्च करके आएंगे, आसान रहेगा, नीचे से तो हमारे को मार देंगे वो बहन पत्थर से। तो हम ऊपर ले गया, मैं 200 मीटर ऊपर से सर्च, वो भी घर में जाने हट रहे, क्यों उसने तो देखे थे। अरे मैं बोला चल मैं तेरे पीछे हूँ, तेरे को नहीं मरने दूंगा, मैं पहले गोली मार दूंगा उनको, तो डर मत, लेके चल। तो हम जैसे तैसे करके जिस घर में रुक रहे थे, वो पशुओं का बाड़ा था, उसमें रुके हुए थे वो। तो वहाँ पर तो छुल्ला नबूसा कुछ नहीं, तो वहाँ पर मैंने वो वहाँ कराची के बिस्कुट पैकेट खाए हुए थे उनके, कुछ रोटियों के टुकड़े थे, कुछ मीट के टुकड़े थे, वो मैंने इकट्ठे कर लिए, एक पॉलीथिन में डाल लिए। तब तक अनशन साहब की आरटी ले करके हमारे पास पहुँच गया तो हम सर जी कर रहे थे, वो भी कहाँ से निकले फिर उन्होंने बताया कि इधर से गए हैं। उसकी जो लड़का था उसकी औरत ने बताया, बोला इधर से गए, मेरे आदमी को लेकर के साथ। चलो ठीक है, इधर कितनी देर होगी, बोले जब आप यहाँ पर चढ़ने लगे जब ही निकले वो। आगे से एक मास्टर और उसकी लड़की होगी तकरीबन 9-10 साल की, वो आ रहे थे ऊपर से। तो वहाँ तो दूर दूर ऊपर, आपको पता है पहाड़ियों में दूर दूर मकान है, तो ऊपर से आ रहे थे। वो टीचर था और उसकी लड़की थी। मैं बोला भाई आगे आदमी जाते हुए देखा? उस लड़की ने बोला हाँ अभी गए हैं 9-10 आदमी। उस लड़की ने, उस मास्टर ने उसको एक मारे जचा के थप्पड़ वहाँ पर हमारे सामने। लगता ने क्यों बता दिया इनको? अरे मैं बोले इसको क्यों मार रहा है भाई? पर हम ज़्यादा उसको बात नहीं किया। फिर मैंने उससे पूछा वो जो साथ में, बोले कौन? बोले ऊपर वाले मकान है उनमें है टीचर सरकारी, और ये इसकी लड़की थी। मैं बोला ठीक है। अनसन साहब आ गए। अनसन साहब को मैं बोला साहब ये दिखाए, कराची के बिस्कुट हिंदुस्तान के आदमी तो खा नहीं सकते, आदमी तो आए मीट खाया हुआ है, रोटियों के टुकड़े, और ये बता भी रहे हैं, और चले भी गए। फिर अभी क्या करोगे? मैं बोला ऐसे ही मेरे को 1 किलोमीटर आगे आरोपी करने हैं, ऐसे में यहाँ से भी रोड तो दिख रहा पूरा, यहाँ से कर लूँगा मैं। मेरे पास 10 आदमी हैं, 5 एक रूट पे लगा देता हूँ, 5 इधर मेरे साथ रह जाए, 4 हम हो जाते। बोला ठीक है, आप जो उचित समझो वैसे करो। मैं बोले ये ले जाओ। बोला मैं बता देता हूँ। उन्होंने सामने सेट के ऊपर डीकू को बता दिया और BM को बता दिया। आके ऐसे ऐसे यहाँ से निकल गए 10 उग्रवादी, ये हथियार हैं, और आगे मेंढर मांडर में कहीं आपने लगाना है तो लगा दो। और वो चले भी गए वहाँ से। और वो ब्रिगेड में वो जो बोले पैकेट जो ले आए हो वो तो दिखाओ, जो कराची कुरुक्षी के जो हैं। तो जब ये चले गए वो, और वो वहाँ पर दे भी आए, वापस कंपनी में आ भी गए। उसके बाद हम तो वहाँ से होने के बाद हम बैठ के 2 रास्ते आ रहे थे ऊपर से, पीर बाबा की तरफ गए थे वो। एक रास्ते पर तो मैं बैठ गया, एक हौलदार और 2 जवान और 3 और एक पर 5 जवान लगा दिए। मोल भाई फासले से बैठ जाओ, और ऊपर न मुँह कर लो, उधर गए उधर मुँह कर लो। तो वो बैठा दिए फासले से। हमारे वाले थे, बोले साहब नाश्ता नुश्ता मको भाई कर लो गर्म, तो उसमें मेरी पूरी सब्जी दे देते हैं, पता ही है आपको। तो उन्होंने वो गर्म किया कि वो पाउडर ले गए थे, चाय चूय बनाया मिस्टिन में। तो हम नाश्ता कर रहे थे, जब तक ऊपर से जो लड़का लेके गए थे वो आ गया। उन्होंने बोला लाल ट्रक सूट पहने हुए है और लंबा है 6 फीट हाइट का। ऊपर से वो आ गया, वो मेरे वाले रूट से क्यों नहीं आ गया, वहीं से आ गया। तो आ गया तो उसने सलाम वालेकुम किया। मैं बोला भाई सलाम वालेकुम। मैं बोला यार कहाँ छोड़ के आया उनको? बोला साहब पीर बाबा के नीचे। मैं बोला ले चल सकता है? बोला ले चलूँगा। पक्का? बोला हाँ पक्का। फिर बोला मैं मेरी ड्रेस पहन आता हूँ, CRP का था वो ड्रेस पहन करके आ गया। 10 मिनट में आ गया। हम उसको साथ लेकर के चल दिए। मैं बोला पीर बाबा तक मैं 2 बार जाया, मैं ले चलूँगा तेरे को, पीर बाबा से आगे बता देना। पीर बाबा तक तो मैं 2 बार रेखी कराया था, मेरे को पता लग गया था आगे ये रूट है उनका। वो कोड नंबर में बोलते थे 7, 8, 6, ऐसे नाम नहीं बोलते थे, वो कोड नंबर बोलते थे वो
सेटों पे कभी 7 आ जाता, कभी 6 आ जाता, कभी 5 आ जाता, पर ये नहीं पता था कितना नंबर है ये। तो वो सेट के ऊपर जब कभी आता, कभी कभी सेट पकड़ते थे उनकी उसमें, तो मैं बोला वहाँ तक तो मैं ले चलूँगा तेरे को। वहाँ तक हम चले गए। वहाँ मैं बोला भाई सारे पेड़ों के पास सुरक्षित खड़े हो जाओ। मैं बोला हाँ भाई अब बता। बोले साहब वो नीचे 2 पेड़ हैं ना सूखे, बोला उनकी बगल में बैठे हैं वहाँ पर। तो बोले दोनों का संतरियों का मुंह है इधर हमारी तरफ, नाले हैं 2, उन नालों के ऊपर बैठे हैं और उनका मुंह इधर है अपनी तरफ। तो मैं बोला भाई पीछे जाना उचित है, नीचे वैसे मार देंगे। मैंने उन 2 नालों पे एक जगह तो 2 AK-47 वाले लगाए, एक जगह एक LMG और एक राइफल वाला लगा दिए 4 आदमी। फिर मैं वहाँ से पीर बाबा से घूम करके करीब 500-600 मीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर जहाँ से हमने इंटर करना था नीचे की तरफ, वहाँ गया। वहाँ पर एक LMG वाला और एक जवान मैंने वहाँ लगा दिए, तीनों साइड। हाँ 2 तो नाले थे, दोनों नालों पर लगा दिए। एक जगह 2 AK-47 और एक जगह एक LMG और एक AK-47 और एक ऊपर टॉप पे। मैं बोला भाई जो बाहर से यहाँ पर कोई आर्मी का नहीं आसपास, हथियार वाला दिखता बेचक होके फायर करके मार देना। और मैं बोला हमारा फायर खुलता है, एक आध राउंड फायर करना, तुम ये नहीं धड़ धड़ करके कर लो खाली सारी मैगजीनें। मैं सारी ये उनको हिदायत देता गया। इसी दौरान मैं आपको वो कर दिया, मैं कैप्टन लेफ्टिनेंट हंसन साहब को चलने लगा। जब मैंने बोला कि साहब ऐसे ऐसे जिस चिड़िया की तलाश थी वो मिल गई मेरे को, आप परमिशन दो। इन्होंने 2 बार किया ना तो इन्होंने कर दिया मना। मैं बोला साहब मैं जा रहा हूँ, आप क्वार्टर लेके आ जाना। ये सारी चीज़ें GOC जो अपने नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर में बैठता है उसके पास सेट रख दिया। जैसे ही ये खबर जाने लगी जब, तो वो तो देख रहा, मैं ईश्वर फोर हंसन से बोल रहा था, भाई मेरा नाम ईश्वर है, उनका हंसन है। तो वो 2 बार मना कर दिया। फिर भी मैं तीसरी बार उनसे कहा, फिर मैं ये बोला मैं साहब मैं जा रहा हूँ, आप परमिशन दो या नहीं दो, मैं जा रहा हूँ। बोला देख करके करना। मैं बोला हाँ देख। मैं बोला आप क्वार्टर लेके आ जाओ। बोला ठीक है मैं क्वार्टर लेके आता हूँ। जब तक हम वहाँ पहुँच गए, उन्होंने बता दिया वहाँ बैठे हैं। तो मैंने लगा दिए 3 स्टॉप, एक ऊपर 2 नाड़ों में भागने वाली जगह पर। मेरे पास मैं और 3 जवान, टोटल 4 आदमी और एक वो गाइड वो साथ था। वो अभी तक बिना हथियार के घूम रहा हाँ था। बिना हथियार के था वो, वहाँ तक वो साथ। तो ये वहाँ पर हम ऊपर से लगा करके नीचे उतरने लगे। तो 500-600 मीटर में पहाड़ी से आधी में 500-600 मीटर कम से कम नीचे है। तो हम कई देर चल लिए, फिर होल्ड किया। आगे मेरे एक लड़का, 2 नंबर पर मैं और 3 नंबर पर गाइड और 2 उसके पीछे जवान जो हथियार वाले, ऐसे था। हम फासले में भाई 10 कदम का जरूर फाला रखना हर आदमी, ये नहीं कि तुम सारे एक ही गोली में सारे के सारे आर पार हो जाएं। तो बोला ठीक है। हम उतरे आए, उतरने लगे, हम काफ़ी चल लिया। फिर कोई वो 50 गज दूर होंगे जब हम बैठ गए। तो हम इतनी आहिस्ते बात कर रहे थे कि हमारी बात आपस में कोई तीसरा आदमी ना सुन सके। मैं बोला भाई कहाँ है, बहुत नीचे आ गए। बोले साहब इधर ही आसपास देख करके चलो। हम साहब 20-30 मीटर चले तो आगे जो लड़का था मेरे, उसको दिख गया एक संतरी और दूसरा, तो वो जो एक नज़दीक था एक थोड़ा दूर, तो वो भी फायरिंग टीम का, मेरे पास सारे फायरिंग टीम के ही थे जवान, वही छांट के ले गया था मैं बदली करके। तो मैं बोला तू तो नज़दीक वाले लेना, मैं दूर वाले के लेता हूँ। तो हमने पहले राउंड में एक राउंड में उन दोनों संतरियों को ख़त्म कर दिया। हम तीसरा भड़बड़ा करके निकला, भाई तू पता नहीं 5वां का निकल जाएगा। दूसरी गोली में उसको भी उड़ा दिया। 3 मार दी एक साथ, 3 मारते वो ढिल्ले हो गए। जो बाहर निकल रहा है वही मर रहा है। तो वहाँ ऐसे टेरेन थी ये पहाड़ी की, वो मैंने इसमें घुस गई, हम यहाँ पर वो यहाँ पर। तो हम भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं, उनका इफेक्टिव नहीं हो रहा, हमारा थोड़ा उनसे आगे जा रहा था। तो थोड़ी देर फायर हो लिया, जब तक हंसन साहब क्यूआरटी लेकर के आ जाता है। क्यूआरटी लेकर के आ जाता है, वो आ गया घूम करके, 2 जवान लेकर के मेरे पास। बोले ईश्वर साहब कहाँ? बोले साहब उस साइड में।
वो घूम के वहाँ पर आ जाता मेरे पास। बोले साहब कहाँ? बोले 3 तो मरे पड़े हैं, बाकी इस ट्रेन में घुस रखे हैं। मैं उनसे मांग रहा था आरल। ऐसे ऐसे 3-4 आदमी मार दिए हैं, बाकी ये गुफा में घुस गए और आरल दो, आरल से फायर करेंगे इस गुफा में। ये वहाँ पर हमारा सीओ साहब गया हुआ था मेंढर में, डिप्टी जीओसी की कोई ब्रीफिंग थी उसके लिए, राव साहब। तो वहाँ पर खाने के लिए उन्होंने प्लेट उठाई थी। बोला राव, बोला सर, बोला तेरा ईश्वर कौन है? बोला साहब मेरा देश योज। बोले ब्लाडी उसके साथ तो इनकाउंटर हो रखा है वहाँ पर, और वो तो हथियार मांग रहे आरल वगैरह। और बोला तेरा अनसन है, वो भी घायल हो गया। तो हम हंसन घायल नहीं हुआ था जब तक, तो वो हथियार मांग रहा है आरल। तो आरल वो ले करके हंसन साहब आ गए थे उस पार्टी के अंदर। तो मैं बोला साहब आप भी रहो। वो 2 जवान आए थे। बोले भाई मेरी जगह लो, अभी तक 10 आदमी हैं, ये 3 ही मारे हैं, बाकी चिंते। हंसन साहब बोला नहीं साहब भाग गए। मैं बोला साहब भगया ना, एक उड़ा तो रूसड़ी, हम ऊपर बैठे हैं और नीचे स्टोव लगा रखे हैं, कोई नहीं भगया है। हाँ देने भाई छुप सकते हैं, ये मान लूँगा मैं। बोला नहीं मैं बोला साहब आप ध्यान रखना। मैं चला 5 कदम। बोला साहब मैं भी आ जाऊँ? मैं बोला आप भी आ जाओ, मैंने मना नहीं किया, आ जाओ। हम वो पीर बाबा के पास से घूम करके उल्टा आए और हमने एडवांस किया जो वहाँ थे वहाँ पर। अगर उस टाइम वो चाहते तो हमारे को 2-3 आदमी, हम आए थे 3, 2, 5 और 1, 7 आदमी थे, 7 या 8, क्यों साहब की पार्टी पहुँच गई थी हमारे पास 20 आदमी लेके, तो 7-8 आदमी थे हम। पहले तो मैंने फायर करवाया, एक नायक चंद्रवीर था उससे, वो आरल का था। अच्छा मैं बोला यार यहाँ फायर कर दो। वहाँ 1 राउंड फायर किया, कोई जवाब नहीं आया हमारे पास, उल्टा नहीं जवाब आया। तो मैं बोला भाई मैं नहीं, भाई कहीं छुप गए या कुछ और। अनसन साहब भी साथ था, वो मेरे साथ हो लिया। हम घूम करके गए तो वो 3 आदमी मरे हुए तो दिख ही गए, बाकी तो दिखे को ना। अनसन साहब बोला भग गए साहब। मैं बोला साहब भगया ना एक भी, सारे इधर है, यकीन करो मेरा आप। बोला ठीक है। तो मेरे पास 2 जवान और एक मैं, 3 ऊपर से। और अनसन साहब के पास एक तो गाइड, वो गाइड को वो मरा हुआ था, उसकी राइफल थी ना, वह दे दी थी हमने वहाँ पर ठा करके। मैं बोले भाई होशियार पे मुझे यह राइफल तू ले, क्यों मैं एक दिन चढ़ी हुई है, अमनेशन है, राइफल है, तो मैं वो कोई समस्या नहीं, तू CRP का जवान है, चलाना भी आता है तेरे को। और अनसन साहब के साथ उसका ऑपरेटर और वो गाइड और अनसन साहब, ये 3 आदमी, ये तो दाहिने तरफ से, हम बाईं तरफ से, ऐसे असाल्ट बनाया। अच्छा आदमी को ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो खतरे की घंटी है, कोई अपनी गोली से मर जाए, कोई दूसरे से मर जाएगा। तो हमने असाल्ट करके हमने सर्चिंग किया, हमने करीब 200 गज चल लिए। वो मरे हुए तो पड़े थे, वो पड़े ही थे, 200 गज चल लिए। तो हंसन साहब नीचे की तरफ थे और हम ऊपर की तरफ थे। हम रह गए उनसे कोई, हमारी तरफ तो उनके पास था बोल्डर इलाका, नाला, और हमारे पास था थोड़ा जंगल टाइप की घास फूस। तो हम 20-30 मीटर 40 मीटर उनसे पीछे रह गए और वो हमारे से आगे बढ़ गए। और उन्होंने गोली देखी भी नहीं थी फायर हो रही है इनकी, और हमने देखी थी, तो हमें विश्वास था कि आदमी है भाई। तो हम जैसे आगे बढ़े तो उनका आया पिक्का का फायर, पिक्का गन, तो उसमें तो बच गए। अनसन साहब फिर दोबारा एडवांस करके, फिर दोबारा हम तो थोड़ा डिले करके वहाँ पर, और वो पिक्का वाला ब्रूस निकल गया ना, तो उसमें तो नहीं आए, और फिर दोबारा एडवांस कर दिया। तो उन्होंने फेंका ग्रेनेड, चाइनीज ग्रेनेड थे, जो कि 100% फटते हैं, वो अपने की तरह नहीं कि आधे के मिस फायर हो। तो वो फटा ग्रेनेड तो एक तो वो गाइड था वो घायल, एक जवान था जो ऑपरेटर वो घायल, और अनसन साहब भी घायल। भाई सारा ऑपरेशन फेल हो गया। जब हमारे आदमी घायल हो गया, मर गए, तो ऑपरेशन तो फेल गई मानो। मैंने राव साहब से कांटेक्ट किया, ईश्वर फोर राव, बोला साहब साहब ये कहानी है, और आप हेलीकॉप्टर मंगा दो, यहाँ किसी मकान की छत पर उतर जाएगा वो, और मैं यहाँ से कैजुअलिटी को निकाल करके भेजता हूँ। अनसन साहब और ये जवान घायल हो गए। बोले साहब मैं पहले बात करता हूँ फिर बताता हूँ।
उन्होंने बात किया, बोले भाई वो इंसर्जेंसी इलाके में फायर हो रहा है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है। तो उन्होंने फिर जवाब दिया मेरे को, बोले साहब मैं आ रहा हूँ केजी मालिया और मेरे पास डॉक्टर है और जवान भी हैं, आप साहब को और उस जवान को वैक्यूएट करके आर निकाल के भेज दो, मैं रास्ते में मिल लूँगा इनसे। मैंने फिर दोबारा से ऑपरेशन को सेटअप किया। अब भाई तुम फायर दो, LMG वाले को आगे बढ़वाया। अब भाई तुम सपोर्ट फायर दो, एक तो ऊपर थी वो तो नहीं बढ़ा सकते, उसको एडवांस करके राइफल वाल तुम फायर दो और तब इनको निकालते हैं। फिर उन्होंने फायर दिया, कुछ हमारे जवान थे 5-6, इन्होंने फायर किया उन पर, तो उनका पिक्का का फायर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे करके हम पत्थर पुत्थरों को नीचे वो किया, हंसन साहब को भी निकाल दिया और उस जवान को भी निकाल दिया। और वो लड़का ज़्यादा घायल था, वो गाइड था, उसको CRPF वाला। हाँ, उसको बुरस्ट लगा था पिक्का का, तो वो तो ऑन दी सपोर्ट हो लिया था सही। तो इनको निकाल लिया, इनको दोनों को निकालने के बाद इनको बाहर भेज दिया। जो इनके पास जो पार्टी आई थी 20 आदमी, तकरीबन 17-18 आदमी इनके साथ चले गए। राव साहब वहाँ से ले करके आ रहा था, जवान भी ले रहा था, डॉक्टर भी ले रहा था, सब थे। यहाँ फर्स्ट एड हमारे पास भी था, वो फर्स्ट एड भी किया और उनको भेज दिया हंसन साहब को, उस जवान को। रास्ते में मिला राव साहब, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले साहब को लेके आए। बोला ऐसा करो, साहब को तो डॉक्टर साहब ले जाएगा और नर्सिंग असिस्टेंट, तुम चलो ऑपरेशन में। उनको वापस लेकर के आ गया ऊपर राव साहब। तो हमारे 3 मरे थे जब तक। बोला साहब बाहर आ जाओ। मैं साहब कैसे बाहर आ जाएं, 20 मीटर आगे तो ये हैं पत्थरों पे और 20 मीटर पीछे हम हैं, हम पीछे निकलेंगे हमारे को मारेंगे ये, ऐसे बोला मैंने राव साहब को। बोला मेरे को एक कैजुअल्टी मंजूर नहीं, मेरे को नहीं होगी, ये गारंटी है, कैजुअल्टी नहीं होगी, आदमी भेजो ना, कोई आदमी की जरूरत नहीं है। तब तक कैप्टन मलिक 19 पंजाब का इलाका था वो, तो कैप्टन मलिक और एक जवान भेज दिया। बोले भाई मलिक आप जाओ, सीओ साहब ने, और एक जवान ले जाओ अपने साथ और नीचे से जा करके ईश्वर साहब है वहाँ पर, उसकी मदद करो। उन्होंने भेज दिया। तो जब तक वह पिक्का वाला फायर कर रहा था तो पिक्का लग रही इस टेबल से ऊंचे पत्थर पर, ऐसे ढलान टाइप पे। अच्छा, पिक्का के इस कॉर्नर के ऊपर था बैग, उसमें थी बेल्ट और उसका अम्युनिशन, और यहाँ पर लग रही सेंटर में पिक्का। उस पिक्का जब तक फायर कर रही थी हमारे को सांस नहीं लेने दे रही थी, कभी साला उधर मारते कभी इधर मारते घुमा के, ये तो नहीं है। कुदरती भगवान की दया से पिक्का की और पूरी बेल्ट जो 100 की थी या 50 राउंड की थी वो खत्म हो गई। वो हड़बड़ाहट में उस जोड़े को ऐसे हाथ डाला ना उसने, वो जोड़ा आगे की तरफ गिर गया, जैसे इस टेबल के इस कोने पर रखा हो, और उसने हड़बड़ाहट ऐसे किया ना उसको काटने के लिए, वो जोड़ा का धक्का लगा, वो जोड़ा गिर गया आगे की तरफ गिर गया। उस जोड़े को उठाने के लिए वो झुका। मैं बोला इतनी देर नहीं लगाता भाई, मैंने उसी टाइम फर्स्ट शॉट में खत्म कर दिया, वहीं लटका रहेगा। फिर 3-4 राउंड और मारे उस पर। मैं बोला भाई थोड़ा बहुत भी होश है, हेड शॉट लेकर के मार दिया, क्यों मैं बहुत तगड़ा फायरर था पलटन का। मैं पलटन में आया जब तक मेरा नंबर क्रॉस नहीं किया था, फर्स्ट की प्राइज किसी को नहीं लेने देता था, कमांड तक जाता था मैं पिस्टल फायर और राइफल में। तो वो कर दिया। एक उसका साथी था दूसरे पत्थर पे, उसको लिया, 5 ले लिए। सीओ साहब बोल के मोल साहब 5 हो लिए। बोले बाहर आ जाओ। मोल साहब नहीं आएंगे, बाहर आएंगे और 5 रह रहे हैं, ये मार देंगे। जब तक वो कैप्टन मलिक साहब आ गया हमारे पास, एक जवान और लेकर के 19 पंजाब का, तो वो आ गए, वो अमेरिकन आ गए। तो बोला हाँ साहब ऐसे है, ये 5 तो मरे पड़े हैं। पिक्का का मुंह बंद कर दिया, पिक्का के पास कोई नहीं आना है, पिक्का का झोला पड़ा है नीचे, पिक्का ऊपर पत्थर पर अटक रही है, तो बोले यहाँ कोई नहीं आना है, और पिक्का वाला ऊपर जा चुका। हाँ, तो मैं बोला उसने ही तो काम सुधारा हमारा। फिर उसके बाद में हमने फिर मुझको भाई सभी है, सुन रहे हो, नज़दीक हो फायर वाले, जहाँ घास हिलती है वहाँ पर आदमी है, जहाँ घास हिल रही है वहाँ फायर करो, अन्यथा बाकी मत करो। जहाँ घास हिलेगी, आदमी होगा तो वहाँ घास हिलेगी, थोड़ी बहुत कोई करवट लेगा, कुछ होगा तो हिलेगी। हमने ऐसे करके 4-4:30 बजे हमें तकरीबन पूरे के पूरे ख़त्म कर दिए, 10 के 10 ख़त्म कर दिए। मलिक साहब ने भी और मैंने भी, सीओ साहब को था, साहब सारे मार दिए।
शिव साहब बोला इनको लेकर के आओ। मैं साहब कैसे लेके आएंगे 500-600 मीटर नीचे नाले में से 10 आदमी है, 10-12 आदमी हम हैं, एक आदमी उठा 2 आदमी उठाएं तो भी नहीं हमें। तो मैं बोला शेर किसने मारा? जिसने कान पूछ काट लिया उसने शेर मारा। मैं बोले इनके हथियार हमने सन हम ले आएंगे, पोच ले आएंगे और ये डेड बॉडी पड़ी रहेंगी। शिव साहब ने बोला ठीक है ऐसे कर लो। मलिक साहब को भी बोला हाँ ऐसे कर लो। कैप्टन मलिक साहब आ गए थे, उनको भी बोला ऐसे कर लो, ठीक है हथियार पहुँच ले आओ। इनको भी रात को कहाँ निकालेंगे? 5:30 बजे कहाँ निकालें साहब, अंधेरा हो जाता है जेट के 5:30 बजे नवंबर में। तो आ गए हम ऊपर। सीओ साहब ने भी सिर माथे बिठा दिया सब, क्यों नुकसान तो कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं हमारा। तो कुछ वो हुआ, फिर वो तकरीबन 9:30 बजे तक ये बात चलती रही ऊपर लेवल में। फिर जो 19 पंजाब का इलाका था, 19 पंजाब की एक कंपनी आई वहाँ पर 9:30 बजे, उसने कोडन किया और फिर हमारे को परमिशन मिल जाओ अभी 5 पैरा डाउन हो इसके से। फिर हम वहाँ पर पूरी पलटन बुला ली सीओ साहब ने, कोई नहीं बचेगा, लंगर मंदिर वाले सब। तो फिर पूरी पलटन डाउन हो गई, चले गए हम। तो वहाँ पर रात को मतलब खाना खोने तक 11-12 बज गए। फिर मेरे पास आया बाबू, बोला साहब आपका जो पे बुक है ये एड्रेस सही है? मैं बोला मेरा 100% सही है, कोई चेंजमेंट नहीं मेरे इसमें एड्रेस में। बोला सीओ साहब ने बोला है कोई वो साइटेशन बननी है। बोला मेरा सही है 100%। फिर उसके बाद मैं 12 बजे आया, एक संतरी सीओ साहब ने बताया है आप वो हंसन साहब तो घायल हुआ था, तो एडमिट हो गए थे। बोलो उसकी जगह कैप्टन आप्टे साहब आ गए थे। हाँ, तो बोला आप और आप्टे साहब जाओगे सुबह, उनकी डेड बॉडियों को लाओगे निकलवा करके। तो मेरा का तो नागालैंड वाला सीन देखा हुआ था, कैसे आए थे निकल के आते तो मेरे तो फटा का सीन याद। मैं बोला आप्टे साहब को, वहाँ नाले तक तो हम गाड़ी में गए, नाले से आगे हम पैदल, उससे आगे तो पैदल ही जाना है। मैं बोला साहब इस गांव को करते हैं इकट्ठा, और इनसे चरपाई लेके चलते रही, इनके आदमी चलेंगे हमारे साथ, और वो ला सकते हैं, हमारी फोर्स नहीं ला पाएगी 10 आदमी को निकाल करके। तो हम वो इकट्ठा किया पूरे घरों से सब, और वहाँ पर 10-11 चरपाई ले गए और उनको निकाल करके लाए। हम करीब 12-1 बज गए थे साहब हमारे को। वहाँ पर ला करके रख दिया। फिर बोला भाई इनका होगा पोस्टमार्टम। फिर आप्टे साहब और मैं चले गए, उनको ले करके मेंढर हॉस्पिटल में सरकारी में, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। जब तक सीओ साहब ने बोला भाई हाँ इनकी कब्र खोद दो, और गांव वाले बुला करके उन्होंने उनकी कब्र खोद दी। फिर उनको 3-4 बजे दफनाया गया, तब हम वहाँ से वापस हुए। ऐसा था साहब ये ऑपरेशन। बहुत ही बढ़िया साहब। क्या बात है साहब। इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन ईश्वर रखा गया। ईश्वर, वो फिर सीओ साहब ने मेरे नाम पे ऑपरेशन बनवाया ओप ईश्वर, क्यों मैं मेरे नाम से ही कॉल कर रहा था। सीओ साहब को भी मैं ईश्वर फॉर राव, हंसन साहब थे तो ईश्वर फॉर हंसन, तो मेरे नाम से ही ज़्यादा हो रहा था। फिर वो कुलकर्णी साहब नहीं थे, जनरल कुलकर्णी साहब उस टाइम वो थे वहाँ पर वेस्टर्न कमांड के अंदर, नॉर्थन कमांड में। इसमें इन्होंने आए भी, बोले साहब वो तो डेड बॉडी निकालने चला गया। अगले दिन आए थे वो, बोले भाई जैसे उसे मिलाओ। बोले साहब वो तो चला गया डेड बॉडी निकालने के लिए, यहाँ नहीं है हाजिर। पूरी पलटन थी वहाँ पर। फिर उसने भी काफ़ी वो बोला ऐसा 7 से आदमी होना चाहिए जिसने पहल किया, जिसने पहल किया। अभी यस, अब जो पहल किया उस पहल के ऊपर ये सब चीज़ें हुई थी। आगे कोई तो रह जाता भाई, जाने दे अपना पल्ला कट झटका, जाने दो अपना क्या ले रहे, कोई है भाई ठीक है। और वो भी मैं सारी ज़िंदगी साहब मैंने फायर ही किया है, सारी ज़िंदगी फायर ही किया है, पलटन से लेके एनएजी में रहा। आप तो एनएजी में रह के आए हो, आपको तो पता है वहाँ तो डेली का काम है, तो कोई शक सवाल ही नहीं। तो इसलिए मेरे को भरोसा था अपने ऊपर मैं कामयाब हो जाऊंगा, बाकी तो नसीब की बात होती है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में आप शायद 7 years सर्विस थी आपकी। 5-6 साल थे, मतलब 85 में था जी, कि 5-6 साल नौकरी थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोग को मैसेज मिला और आप लोग को क्या रोल दिया गया था, क्या टास्क था? हमारे को साहब शाम को 5 बजे आदेश मिला कि जो भी सामान है वो सब इकट्ठा करो। जब पहले क्या होता था साहब,
अब बैरिकों में चरपाई वगैरह ठा करके और एक जगह इकट्ठा करना, क्लोकर वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, वो किया। और उस टाइम शॉर्ट नोटिस ये था कि 9 बजे आप उसमें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी पलटन, उस समय ये था। ये ऑपरेशन से कितने दिन पहले की बात है? ऑपरेशन शुरू हो गया था या? ऑपरेशन साहब शुरू हो गया था, शुरू होते ही आदेश मिले थे ये। तो ये पलटन सब ग्वालियर में थी तब? हाँ, ग्वालियर में थे साहब ओके। उस टाइम, ग्वालियर में थे। और ग्वालियर में आदेश मिलते ही हम सामान सुमून किया, 9 बजे पलटन पहुंच गई ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर पंजाब मेल को पीछे झांसी में खाली करके, जो पंजाब मेल आती है उसको झांसी में खाली कर दिया, कैंसिल कर दिया झांसी से आगे, और ला करके उसको हमारे लिए खड़ा कर दिया वहाँ पर ग्वालियर में। पूरी पलटन वहाँ से ग्वालियर में बैठ गई और वहाँ से हम सीधा चले गए इसमें अमृतसर। वहाँ पर ड्रॉपिंग होकर के चारों तरफ कॉर्डन उसके किया गया था स्वर्ण मंदिर में। तो उस टाइम स्वर्ण मंदिर के अंदर एंट्री फर्स्ट पैरा ने किया था जी। फर्स्ट पैरा का काफ़ी उसमें नुकसान भी हुआ था जी। और हम थे आउटर कॉर्डन में, हमारी पलटन। आउटर कॉर्डन एज इन आप लोग बाहर थे और अंदर फर्स्ट पैरा ने ऑपरेशन शुरू किया था। तो सब जब आप आउटर कॉर्डन में थे तो अंदर काफी एक्शन वगैरह हुआ होगा, बाकी यूनिटें भी इन्वॉल्व थी इसमें, तो काफी बड़ा ऑपरेशन था। हाँ साहब। तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? वहाँ पर एक्सपीरियंस ये था साहब, जो पलटने गई थी, जो एंट्री किया था उसका ज़्यादा नुकसान हुआ था। फर्स्ट पैरा का उसने एंट्री किया था, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारा उसमें कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। और उसके बाद में क्या है, जब ये हो गया था और उन्होंने सरेंडर कर दिया था अगले दिन, ये भिंडरावाला था, तो उसके बाद में जो भी ये थे उनको तो मार दिया था शायद, बाकी और थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। फिर वहाँ पर हमारी पलटन रही थी 6 महीने। 6 महीने? 6 महीने पंजाब में। अमृतसर में ही रहे आप? अमृतसर तो वहाँ से छोड़ दिया था, फिर हम चले गए थे फिरोजपुर। वहाँ कौन सी 3GR थी शायद, उसके लोकेशन में रुके थे। वो लोकेशन हमारे को मिला था और वहाँ पर हम 6 महीने रहे थे। वहाँ से वहाँ पर रात को सर्चिंग करते थे, जहाँ भी कोई मिलता था, भाई यहाँ खबर है कि भाई यहाँ पर। तो ये काउंटर इंसर्जेंसी वाले ग्रिड में थे आप लोग? हाँ, उसके अंदर शाम को जाते थे, गांव का कॉर्डन करना, फिर सुबह सर्चिंग करना। उसमें कहीं 1-2 बार एक सुक्खू था वहाँ का बड़ा, वो हमारी पलटन ने पकड़ा था उसको। वो भी मेजर सुमैया साहब थे उस टीम में। उन्होंने उसका पीछा किया, वो गन्ने के खेत में जा कर के छुप गया। तो पलटन ने चारों तरफ से, वो तो थी वहाँ पर पलटन, चारों तरफ से कॉर्डन किया, कॉर्डन करके उसको पकड़ लिया था मेजर सुमैया साहब ने। और फिर 6 महीने बाद आप लोग वापस? हाँ, 6 महीने बाद हम वापस ग्वालियर आ गए। तो साहब ये जब ब्लू स्टार ऑपरेशन आपने देखा, हाँ साहब, और आपने अभी बताया कि जैसे शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपने बड़े सारे LTT कारगिल सब कुछ किया, CI ऑप्स भी किए, हाँ सर। तो सबसे मुश्किल ऑपरेशन आपको कहाँ के लगे? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो LT टीम आई थी श्रीलंका का? श्रीलंका का साहब। उसके अंदर ये नहीं पता लगा था कहाँ पर ID लगा रखी है और कहाँ के। एक तो घास का इलाका था वो ज़्यादातर, और इतना ज़्यादा था कि उरमपुराई चौराहे के ऊपर उन्होंने हमारे टैंक को उड़ा दिया था, हिंदुस्तान के टैंक को। नीचे बैरल दाब रखी थी उसकी एक्सप्लोजिव की भर करके, और उनका इनिशिएशन दूर तक ले जा रखा था। इसको ज़रा डिटेल में समझाइए साहब, ये कब हुआ था और कैसे हुआ था? ये 87 में जब यहाँ से गई थी IPKF लंका में, उस टाइम हुआ था साहब, जब पलाली से एडवांस किया था जाफना के लिए। जाफना के लिए पलाली है एयरपोर्ट और शिप यार्ड, और वहीं पर उतरे थे, वहाँ से एडवांस किए। आपकी बटालियन पलाली पे जो भी जाती थी सब पलाली पे ही होती थी जी। वहाँ पर पलाली ही था, जो कि शिप यार्ड भी था, और एयरपोर्ट तो जाफना में। और वहाँ से जाफना कितना किलोमीटर था? 5-6 किलोमीटर है साहब अंदाज। ओके। वो तो पूरा कवर है जाफना और पलाली में साहब, 1 इंच भी जगह खाली नहीं है कहीं, सब मकान बने हुए हैं, खुले मकान बने हुए वहाँ पर।
हमारे तो सटे हुए हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पर खुले मकान बने हुए हैं। एलटीटी का तो ऐसा है कि साहब एक दूसरा देश आपस में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट नहीं कर सकता है, इतनी एलटीटी किया एलटीटी ने। ये उसने आपने गिल साहब ने बताया भी होगा, गिल साहब वहाँ पर हीरो थे, गिल साहब और राव साहब, वो दोनों अफसर हीरो थे उस इसके अंदर। पीएन राव थे वहाँ पर, उनकी भाषा वहीं का ही है, वो बेंगलोर के, जी। तो वो कन्नड़ वो सारी भाषा जानते थे, तो वो बात करके वो दोनों, वैसे तो सारे अफसर ने, अभय साहब और ये क्या नाम मसी साहब, इन्होंने जो भी अफसर थे सब ने अच्छा काम किया था, पर ये ज़्यादा एक्टिव थे गिल साहब और राव साहब दोनों। तो ये इंसिडेंट बताइए ज़रा साहब, जब आप लोग जा रहे थे तो मुझे जितना अभी हम बात कर रहे थे कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर 3 बार एम्बुश हो गया था आप लोग के ऊपर। साहब वहाँ पर तो ऐसा है कि मतलब हर किलोमीटर के ऊपर इतना ज़बरदस्त उन्होंने वो दिया फाइट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पलाली जो ये उरमपराई था ना, इस चौराहे को बाईपास करवा दिया, हमारा सीओ साहब चक्रवर्ती साहब था, चक्रवर्ती साहब ने बाईपास करवा दिया। बाईपास करवाने के बाद अगले चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ से आ गया फिर फायर ज़बरदस्त। वहाँ पर हमारा एक मेजर एक के सुमैया और एक नायब सुधार जगमाल और 3 जवान एक साथ ऑन द स्पॉट वहाँ पर ही खत्म हो गए। 81 मोटरों से फायर कर रहे थे साहब, 81, आप ये देखो ना, एक दूसरे देश के बराबर हथियार ले रखे उन्होंने, 81 से फायर कर रहे थे, 81 मोटर से, एमएमजी एलएमजी सब हथियार थे उनके पास, और AK-47 राइफल। हमारे पास तो SLR थी उस टाइम, SLR थी हमारे पास तो, हिंदुस्तान के पास, सेल्फ लोडिंग राइफल। हाँ, और उनके पास AK-47 और एमएमजी और 81 मोटरों से फायर कर रहे थे वो तो। तब तो बर्स्ट मोड पे फायर ही नहीं होता, तो मतलब हर मोड़ के ऊपर या कहीं भी हो साहब, मतलब ये है कि वो मतलब 500-700 मीटर आगे सीधा चलने नहीं दे रहे थे, हर जगह से फायर। हर जगह से फायर। इस ऑपरेशन के अंदर हमारी पलटन 2 साल रही थी, 2 साल में 24 जवान ऑफिसर जे करके 24 जवान मरे थे इसमें। ये तो डेथ है, कैजुअलिटी तो अलग है, डेथ है, 24 शहीद हुए थे, 24 तो लंका के अंदर। कोई स्पेशल ऑपरेशन आपको याद हो वहाँ का? स्पेशल ऑपरेशन राव साहब के साथ किया था साहब, अब नाम तो उनका देखो ना, चिन्ना मलाई था क्या था ऐसा, वो उसको पकड़ना था, वो संतरी थे, वो सो गए थे, वो राइफल लेके भाग गया हमारी। फिर राव साहब ने, नहीं, क्या क्या दोबारा बताइए। एक LTT था, हाँ, उसको पकड़ के ले आए थे। उसको पकड़ के आप लोग लेके आए थे? हाँ, और वहाँ पर संतरी थे ना, रात दिन जो काम कर रहे हैं तो नींद तो आ ही जाती है साहब, और वो भग गया था। अच्छा। हाँ, वो भग गया था उसको फिर हमने पता करते करते 2 महीने में उसकी खोज निकाली। कैप्टन थे उस टाइम, कैप्टन राव साहब ने, क्यों वो वहाँ की भाषा जानते थे। फिर उसको पकड़ने के लिए हमने ऑपरेशन किया था राव साहब के नेतृत्व में। फिर हमने जाफना से उसको जिंदा पकड़ा और लेकर के आए। उसका नाम था चिन्ना स्वामी जी। LTT का। कोई फाइट कुछ एक्शन उसका? इतना ज़्यादा नहीं हुआ साहब उसमें। ओके। और कुछ आप बताना चाहेंगे श्रीलंका के बारे में कुछ? श्रीलंका की यही है साहब, मतलब उतना तगड़ा ग्रुप मैंने आज तक हिंदुस्तान मतलब वर्ल्ड में नहीं देखा, इतना मतलब ज़बरदस्त ग्रुप, बहुत ही ताकतवर था। ये स्नाइपर राइफल वगैरह सब हथियार रखते थे। RL रॉकेट लॉन्चर उनके पास, सारे हथियार थे उनके पास, और फाइट देते थे एक दूसरे देश की लड़ाई जैसे, उग्रवादी जैसे नहीं देते थे, सामना करते थे वो तो। इंसर्जेंसी में साहब ऑपरेशन तो रोज ही होते हैं, आपको पता है, ऐसा कोई रात ही नहीं निकलती है अगर जिस रात को नहीं जाते हैं। भाई कहीं मिल जाए, कहीं खाली हाथ आ जाए, ऐसा ही होता है। चलिए फिर साहब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नागालैंड में आपको ऑपरेशन में चोट भी लगी थी। हाँ साहब, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ साहब, ये मुकीलोंग इलाका है जी। मुकीलोंग शायद गांव ही होगा जब उसका नाम मुकीलोंग है, जो सेनापति जिले के अंदर ब्राक नदी है जो मणिपुर और नागालैंड को डिवाइड करती है जी। उसके पास था। वहाँ एक बहुत बड़ा हाइड आउट था, और वो हाइड आउट काफ़ी बड़ा था, 300-400 आदमी का कैंप था पूरा। कैंप था पूरा बड़ा, उसके ऊपर अटैक करने के लिए था प्रोग्राम। मैं कोरस से गया था उसी दिन शाम को, और पलटन फालिन में खड़ी थी।
तो हमारा कंपनी कमांडर राव साहब ही था। तो उसने बोला ईश्वर कहाँ है, बोला साहब कोर्स में। बोला अभी टाइम मिला आपको उसको कोर्स में भेजने के लिए। उतनी देर थोड़ी बाद में पहुँच गया, मैं कोई 5-10 मिनट में ही गाड़ी पहुँच गई वहाँ पर। तो वहाँ पहुँच के उतर के बोला ईश्वर आ गया, ईश्वर आ गया। तो मेरे को बुला लिया राव साहब ने और गिल साहब ने, बोला आप जल्दी तैयार हो जाओ, मास्टर चलना है आपको। मैं बोला साहब मैं तो तैयार ही रहता हूँ। मैं बोला ठीक है। वो हौलदार बहादुर था एक हमारी कंपनी का, क्रॉस कंट्री टीम का। उसको बोला आप बहादुर आप अपना सामान इनको दे दो, हथियार दिए, और आप रेस्ट करो और हौलदार ईश्वर जाएगा। मैं हौलदार था उस टाइम। मैं बोला ठीक है साहब मैं चलूँगा, पर मैं मतलब मेरी राइफल लेके आता हूँ साहब, मैं इसके राइफल से नहीं चलूँगा। मैं मेरी राइफल वहीं से हम नहीं कोत था। मैंने वहाँ पर कोता इंश्योज, वहाँ तो सभी थे हाजिर। कोता इंश्योज ही बाहर राइफल लेके आ गया, रजिस्टर लेके आ, मैंने साइन कर दिया, ले ली राइफल। उसका जोड़ा ले बैग ले लिया, उसमें सामान था, स्लीपिंग बैग वगैरह, वो तो मैंने लेना ही था, वो मैंने ले लिया। मेरा जो सामान था उनको दे दिया मैं, वो चले गए। हम भी बैठ के आ गए। वहाँ से दीमापुर से हेलीकॉप्टरों से आए हम, बाई हेली, MI-18 MI-17 इनसे आए। वो 2 ट्रिप 3 ट्रिप लगी, 3-4 ट्रिप। उसके अंदर हमारा सरप्राइज लॉस होगा। अगर कैंप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, वहाँ पर अगर हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, रात में उतर रहे हैं, तो साहब नेचुरल सी बात है सरप्राइज लॉस तो होगा। रात को हेलीकॉप्टर से आप लोग हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं जंप करके स्लेदर करते? नहीं, स्लेदरिंग से किया था साहब, स्लेदर किया था। स्लेदरिंग किया था, ऊपर से रस्से बांध करके स्लेदरिंग से उतरे थे। कैंप से कितना दूर? कैंप से होंगे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर साहब, इतना दूर था वहाँ पर स्लेदरिंग किया। सीओ साहब साथ थे, कर्नल TS गिल। 200-300 मिलिटेंट साथ में और आप लोग स्लीदर करके वहाँ पे 5 हाँ। किलोमीटर पे उतर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर उतर गए हम। 2 कंपनियाँ थी, चार्ली और डेल्टा कंपनी। चार्ली की कमान कर रहे थे मेजर PN राव और डेल्टा की कमान कर रहे थे मेजर अभय सिंह जी। दोनों ये कंपनी कमांडर थे। तो वहाँ से वो उतरने के बाद वो हो गया एक बार थोड़ा कुछ, कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई कुछ, सब दीमापुर में हो लिया था जो भी कुछ होना था। वो वहाँ से तो सीधा चलना था, ट्रुप पूरा पहुँच गया, वहाँ से चल दिए। मैं आगे था, मेरे पीछे एक लड़का था। उसके बाद में राव साहब और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अभय साहब, और बाकी और वो था। हम पे चल रहे थे हम। ये 7 बजे की बात है तकरीबन, अंधेरा सा हल्का सा हो जाता है वहाँ पर 7 बजे। तो हम तकरीबन 4 किलोमीटर जा लिए थे कैंप से, करीब कोई 500-700 मीटर दूर होंगे। तो वहाँ पर कैंप के अंदर जो भी आदमी उनका छुट्टी जाता था, वहाँ पर लीव सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेकर के जाता था वो। तो NSN के कैंप में? हाँ, उनके कैंप से, उनका ऐसा नियम था। तो हम जा रहे थे, हमारे पीछे मतलब चार्ली कंपनी आगे थी, डेल्टा कंपनी पीछे थी। तो डेल्टा कंपनी का एक हौलदार रघुवीर सिंह था, उसके पीछे कोई नहीं था। तो वो करीब 50-60 मीटर नीचे पीछे उसको आवाज़ आ रही है कि भाई कोई आदमी बोल रहे हैं। 6-7 मिलिटेंट थे जो छुट्टी काट करके आए थे। ओ, आपके कॉलम जा रही है, आपके पीछे ये हमारे पीछे छुट्टी काट करके उनके आने वाले 6-7 मिलिटेंट आए थे। तो उसने सोचा यार किसकी आवाज़ आ रही है, हमारे पीछे, मेरे पीछे तो कोई, मैं तो लास्ट आदमी हूँ डिटेलमेंट में और मेरे पीछे कोई है भी नहीं। उसने थोड़ा चला, फिर देखा उसने, अरे यार तो आदमी आ रहे हैं। उसने पीछे मुड़ करके उन पर फायर किया। उन्होंने फायर खोला, वो वहाँ से भग गए। नहीं वो मरा, नहीं हमारा कोई नुकसान हुआ। फिर हमारे कॉलम में तितर मित्र हो गए एकदम फायर खुलने से। हम भगदड़ में भागे और हम सीधे कैंप के अंदर, क्योंकि 500-400 मीटर ही था, कैंप के अंदर दाखिल कर दिया हमने, दाखिल हो गए। जब तक हमें ये नहीं पता कोई पीछे आ रहा था और कैसे फायर हुआ क्या हुआ वहाँ तक नहीं पता। वहाँ तो एकदम फायर होने से भगदड़ से मच गई सब। भाई कैंप में चलना है हमारे, तो कैंप में, और वो रास्ता था उनका, क्योंकि फायर खोलने के बाद आप इंतजार नहीं कर सकते। हाँ। तब तक तो भाग जाएंगे। तो हम कैंप में भाग करके हम कैंप में चले गए। जब तक कैंप में घुस गए तो कैंप तो खाली था, वो निकल गए। उन्होंने 40 kg का एक जो ये प्लास्टिक का ड्रम नहीं होता है जो, वो बारूद का भर करके और उसमें वो लगा के बूबी ट्रूप्स वगैरह, और वो लगा दिया उन्होंने वहाँ पर। 40 kg का ड्रम? 40 kg का। और साहब 50 फीट ऊपर पेड़ पर
अटक गया वो, जा करके जब उड़ा दिया तो हम जो अगले 9 आदमी थे ना, उसमें राव साहब भी, अभय साहब भी और हम 7 जवान, हम 9 आदमी घायल हो गए वहाँ पर। सर्रे लगे उन्हें, कोई नट कील और के गोली गाली ये चीज़ भर रखी। वो 40 kg वाले आईडी से? हाँ, आईडी से, उसी आईडी से हम घायल हो गए। वो ऊपर उड़ गया और उसके छर्रे जो निकले ना, उन छर्रों से हम घायल हुए सारे, वो आईडी से। छर्रे केवल शायद नीचे हाँ, छर्रे नीचे सर किया और आईडी ज्यादा ताकतवर था, वो ऊपर ठा लेगा उसको। 30-40 फीट ऊपर पेड़, वहां पर पेड़ थे, तो उन पेड़ों पर टक गया वो। रात को तो पता नहीं लगा, वो अगले दिन पता लगा कि ये उड़ा है। तो हम तो हाय तौबा होनी थी। ये आईडी आप लोगों ने उड़ाया था कि नहीं साहब, उन्होंने लगा रखा था। हम सर्चिंग के लिए जैसे हम भगे और उसके अंदर गए, कैंप के अंदर घुसे, तो हम घुस करके दाहिने बाएं जो उनके हटों थे उनकी तरफ भगे, तो वहां पर वो बूबी ट्रप के तार के अंदर वो लगा रखा था जेरिकन, लगा रखा था। वो जेरिकन मतलब वो बूबी ट्रिप वायर, हाँ ट्रिप वायर खिंचाव से, और वो उसने चाल कर गया तो वो मारा, उसने फेंक दिया। तो हम 9 आदमी वहाँ जो आगे थे ना, वो 9 के 9 घायल हो गए, एक भी नहीं बचा उसमें से। पीछे वाले तो बच गए से, वो घायल हो गए एकदम आए तो बच गया भाई। आईडी फट का ऊपर भी जो सीओ साहब था उनके पास भी वो चले गए। उन्होंने उसी टाइम सेट से बात भी किया, राव साहब अभय साहब से। इन्होंने बताया हम तो इतने आदमी 7 जवान और 2 हम तो घायल हो गए हैं और ज़्यादा सीरियस। कितना चोट लगा था उसमें? हाँ। पैर में कहीं छाती छुत्ती में तो नहीं लगे, खास कर साइडों में, जो पैरों में ना, कमर से नीचे लगे थे सभी के। इससे ऊपर तो किसी को नहीं लगा था, कमर से नीचे लगे सभी को। फिर वो सीओ साहब से कहीं बात हुई, राव साहब की, रवे साहब की, अब भैया ऐसे हम तो इतने घायल हो गए ऐसे। वहाँ पर हमारे साथ नर्सिंग स्टैंड भी था, उसने बहुत मदद किया, सबको फर्स्ट एड किया, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया। वहाँ लकड़ी लुकड़ी और जवान थे, चारों तरफ कोर्डन कर लिया, जला के रखी। वहाँ तो सर्दी सी हो जाती है, ये नवंबर सी की बात है, तो काफ़ी सर्दी होती है वहाँ पर। तो हम वो लकड़ी लुकड़ियाँ जला के, और वहाँ पर हम सभी, उसने नर्सिंग स्टैंड ने 2 जगह लकड़ी जलवा करके, 5 आदमी एक जगह, 4 आदमी एक जगह, और उसने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया और फर्स्ट एड किया। सीओ साहब ने, सबसे बड़ा काम सीओ साहब का था, सबसे बड़ा रोल गिल साहब का। उन्होंने रात को आदमी इकट्ठे किए गांव वाले और वहाँ पेड़ कटवाए। अगर भाई हेलीकॉप्टर तो पेड़ों में तो नहीं उतर सकता है, गांव वालों से पेड़ कटवा करके, और सुबह ये हो लिया। फिर गांव इकट्ठा तो रात से ही कर रखा था, 2-3 गांव इकट्ठे कर लिए थे। इतने ही वहाँ 50-50, 60-60, 100-100 घर, इतने इससे बड़े घर है नहीं ज़्यादा, तो 2-3 गांव इकट्ठे कर रखे थे, और 20-25 आदमी सीओ साहब के साथ थे। तो उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद में सीओ साहब ने फिर वो आदमी भेजे नीचे लाने के लिए, भाई जो कैजुअल्टी है उसको, उनको चरपैया लेके गए, वो गांव वाले चरपैयों से वो लेकर के आए हमारे को, उसके अंदर चरपाई में डाल करके जहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था वहाँ पर। तो हेलीकॉप्टर तैयार था चेतक, तो 2 चेतक लग रहे थे। एक शुरू वाले में तो राव साहब और अभय साहब गए, सेकंड में हम ज़्यादा थे, वो गए। तो जब तक वो जाए जो दूसरा जाए, 2 चेतक लगे हुए थे ले जाने लाने के लिए। ले जाना ही था, लाना तो क्या था जी। हाँ, तो वो ले गए, वहाँ दीमापुर में एडमिट करा दिए, वहाँ पर हॉस्पिटल में। वहाँ पर हमारा इलाज चला, 10-15 दिन वहाँ पर हम एडमिट रहे। उसके बाद संतोषजनक होगा, फिर मैं तो छुट्टी आ गया, मैं कहा अभी छुट्टी चलती घायल को तो हो ही लिए। फिर वो ऑपरेशन एक अच्छा यादगार ऑपरेशन था, मतलब कि हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ, और उसके अंदर एक मतलब मादा भी उसके अंदर देखने को मिला, कितनी क्षमता है। और जिस ट्रुप्स का अफसर तगड़ा है साहब, वो ट्रुप्स हमेशा कामयाब होता है किसी भी क्षेत्र में। अगर अफसर तगड़ा है, ट्रुप्स 100% कामयाब होगा। बिल्कुल। आप जैसे लोग हैं तो साहब नहीं, वो तो आप जैसों के ऊपर तो साथ में चलते हैं जब ही तो है। अगर अफसर साथ नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं,
तो आगे से बैठ के नाले में वापस भी आ सकते हैं। फिर साहब इसके बाद आपका मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ऑपरेशन वाला हिस्सा रहा वो कारगिल में हुआ, क्योंकि 5 पैरा, जितना मेरा 5 पैरा के साथ ताल्लुक है, तो 5 पैरा ने बहुत अच्छा काम किया था 5 कारगिल के समय भी। हाँ, कारगिल में अच्छा काम किया। करेपा साहब थे, बेस्ट साहब थे, मैसी साहब थे, ये सारे। ये सब कारगिल में था। हाँ, तो वहाँ पे आपका क्या योगदान रहा साहब? हमारा ये था साहब, वहाँ पर हम जब से ऊपर ग्लेशियर से उतरे थे, ग्लेशियर से उतरते ही सीधा कारगिल के अंदर ज्वाइन कर गए। तो कारगिल के अंदर चलते रहे हम। आखिरी जो ये हैं तकरीबन 17-18 जुलाई की, 17-18 जुलाई को हम पहुँच गए संजक में, जहाँ ब्रिगेड था, संजक में हेडक्वार्टर था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे से पहले ये साहब जो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब थे, और ये जो पेट्रोलिंग में गए थे, और इनको वहाँ पर मारा गया था। उसी इलाके में हमारे को टास्क मिला था। वहाँ 22 राइफल, 22 राजपूत थी, वो हमारे से आगे अटैक में गई थी। अच्छा, उनके वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनके मतलब इतना एक्यूरेट तो मेरे को फिगर नहीं पता कितने आदमी मरे, पर 10-15 आदमी उनके 22 राजपूत के मर गए थे। और उसकी सेकंड लाइन में हम थे। फर्स्ट लाइन में राजपूत थी, सेकंड लाइन में हम था अटैक में। रिजर्व थे? हाँ, उनकी रिजर्व थे। तो उनकी तो डेड बॉडियाँ आ रही थी और हम ऊपर चढ़ रहे थे। तो जहाँ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब को मारा गया था, उससे कोई 500 मीटर पहले वहाँ पर हमारा होल्ड कर दिया। ये दिन की बात है, रात की बात है? दिन की बात है साहब, दिन में 11 बजे की बात है ये, दिन की। वहाँ होल्ड कर दिया। तो आप ये करियप्पा साहब वाली पार्टी में थे? नहीं, करियप्पा साहब में राव साहब, ये जो था हमारा अनुकूल साहब था ना, अनुकूल साहब वाले में थे। तो इसमें होल्ड कर दिया। तो वहाँ मैं आगे था, मेरे आगे एक जवान था, मैं 2 नंबर पे था। 3 नंबर पे क्या नाम है ये हमारा अनुकूल साहब, और 4 नंबर पे जग्गी साहब, ऐसे थे। तो मैं अनुकूल साहब को बोला, साहब क्या बात है, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया यहाँ पर रुक रहे हैं, क्या कारण है? बोला, भाई एक मेजर साहब आ रहे हैं देवलाली से, और वो हमारे साथ चलेंगे, RTOP हैं वो। और वो हमारे साथ चलेंगे, उनके साथ चलने के वो आ जाएंगे तब हम चलेंगे, इसलिए रुके हुए। उसी दौरान हमारे मिराज 2002 गए फाइटर, और उन्होंने 2 बम गिराए, पूरा धूल ही धूल उड़ा दिया। जो बड़ा लेक था, और वहाँ पर इनका बहुत बड़ा कैंप था, जहाँ पर 81 मोटरें माटरें सब हथियार लगे हुए थे। तो उस पर वो 2 गोले गिरा के भी आ गए। पूरा धुआं होगा, वहाँ धूल उठी बहुत ज़्यादा। ये आपसे सामने होगा आपके? तो हमारे से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे। ओके, 15। बट वो आपको दिखाई दे रहा था? हाँ, दिखाई दे रहा था ना, हम पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। ऊपर थे? ऊपर डाउन में नहीं थे, हम ऊपर थे, इसलिए दिखाई दे रहा था। जहाज गए चंद सेकंड में वहाँ गिरा करके वापस। मजा आया होगा देखो। वो तो आना ही था साहब। 2 जहाज में एकदम मिराज 2000 और एक्यूरेट गिरा करके आ गए, और फोटो भी लेके आ गए उस इलाके की। इनके पास लेजर बीम या जो भी होता है, उसे फोटो भी लेकर के आ गए, जहाज आ गए। तब तक वो मेजर साहब आ गए, सरदार जी देवलाली वाले पहुंच गए आगे हमारे पास। पहुंच के मैं बोला, साहब लो, मैं आपका झोला एक जवान को दे देता हूँ, मदद मिल जाएगी आपको। बोला, नहीं साहब, सबके पास इतना ही वजन है, मैं मेरा खुद कैरी करूँगा। मैं बोला, साहब बहुत बढ़िया। वो साहब मेरे GOC साहब होते थे बीकानेर में। हमारी पलटन ने सेना मेडल भी दिलाया उनको, कारगिल के अंदर सेना मेडल भी दिलाया उनको। हाँ, वो अभी भी उतने ही फिट हैं। हाँ, बहुत अच्छा अफसर थे। तो हम चल दिए वहाँ से सब। हम बटाली के इलाके में, बॉर्डर इलाका है, उसमें पहुँच गए। शाम हो गई हमारे को पहुँचते। उसके बाद में वहाँ पर होल्ड कर दिया। रात को आदेश आ गया, भाई 2 जवान डेल्टा एक जवान डेल्टा कंपनी देगी और एक चार्ली देगी, साहब को AOP पे जाएंगे, और वो जवान पैक लंच साहब का भी ले जाएंगे और ख़ुद का भी ले जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। तो वो मेरे पास, मैं सीनियर था वहाँ पर, तो मैं आ गया। मैं बोला, भेज देंगे। मैंने एक लड़का भेजना था, मैंने भेज दिया। डेल्टा का एक लड़का जाना था, उनने भेज दिया।
सुबह साहब चले गए 4:30 बजे दिखा हुआ जब ही, और उनको भेज दिया पैक लंच के साथ। वो चले गए ऊपर, सालतारो पहाड़ी थी शायद, सालतारो थी शायद, 2-3 पहाड़ियाँ उधर, नाम तो ध्यान नहीं मेरे को। एक संगरुत्ती थी, एक सलतारो थी, एक और थी। तो सलतारो में 111 GR थी वहाँ पर, वो वहाँ अटैक उसने कर लिया था और उसने कब्जा कर रखा था, उसके इलाके में चले गए। वहाँ से इन्होंने मांगी थी 18 यूनिट, 18 मतलब गन, हाँ 24 मांगी थी, 18 मिली इनको। कारगिल में भी, बटालिक से भी, जहाँ भी थी बोफोर्स की, इन्होंने 24 मांगी थी, इनको मिली 18। इन्होंने मांगा था 48 घंटे का, इनको दिया 24 घंटे का, क्योंकि आगे सीज फायर का या ऐसा कुछ शायद था, तो वो टाइम दिया इनको। वो टाइम दिया तो इन्होंने 24 घंटे में चक की सी राह थी, 24 घंटे के अंदर ऐसा कोई पत्थर ही नहीं छोड़ा जिस पत्थर पे गोला नहीं गिर रखा था, इतना तगड़ा उप्पी था। पहले तो दिखते थे वहाँ पर, अरे इन्होंने फायर किया, उसके बाद में 1-2 तो बाद में जिंदा पकड़ के लाई थी हमारी पलटन, जो घायल जाता था उसको, और बाकी चले गए थे। ये बात है 22 या 23 की रात की। उस दिन हमारा 1-2 कंपनी गई थी। सीओ साहब आया, सीओ साहब ने कॉन्फ्रेंस लिया सभी अफसरों की, उसमें बताया सीओ साहब ने, बोला एक तो हौलदार रिसोर्सिंग है चार्ली का, और 2 जवान और ले लो। और अनुकूल साहब को बोला कि आप सुबह रेखी पेट्रोल में जाओगे 4 आदमी। मैं को ठीक है, मेरे को बुलाया अनुकूल साहब ने, तो मेरे पास मैप रखता था मैं अपना सेट करके। बोला ये जगह कहाँ है साहब? मैं बोले या तो तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर आगे लमसम। बोले यहाँ कैंप है। मैं बोला कैंप तो होगा साहब, पानी का यहाँ पर वो सोर्स दिखा रखा है, झील झाल है इसमें नक्शे में, तो कैंप तो होगा। नहीं, एयरफोर्स ने बोले फोटो भेजी हैं। बोले साहब भेजी होंगी, तो कैंप तो होगा। यहाँ पर ट्रैकिंग रास्ते जो ऐसे वो क्या है, जो आने जाने के रास्ते थे ना, कहीं पर 3 पत्थर जोड़ दिए, कहीं 4 पत्थर जोड़ दिए, ऐसे निशान छोड़ते थे वो हर 50 मीटर के ऊपर ऐसे। तो मैं बोला साहब ये तो कहाँ से, आप वहाँ से जहाँ सौरभ कालिया साहब जहाँ का हुआ था वहाँ से ये ट्रैकिंग आ रहा है, हर जगह 4-4, 5-5 पत्थर उन्होंने अपने उसके लिए रख रखे हैं मार्किंग के लिए। तो मैं बोला ये तो है। तो बोला सुबह चलना है, बोला 2 जवान और लेने हैं। मैं बोले एक तो मैं फायरिंग वाली, मैं फायरिंग टीम में रहा हूँ ज़्यादातर, तो मैं बोला नायक राजवीर है, एक सिपाही चांद मारे। मैं बोला एक मैं हो जाऊँगा, एक आप है। हाँ 4 ही बोला सीओ साहब ने। तो मैं बोला ठीक है साहब ले लेंगे। हम वहाँ से सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास निकले। हमने पैक लंच भी लिया और नाश्ता भी लिया, दोनों चीज़ झोले में, छोटे जो पिट्ठू होता है उसमें डाल लिया था, और अपनी राइफल और अमनेशन तो है ही, और पानी की वाटर बोतल। हम चल दिए। हम पहुँचे तकरीबन 9:30 बजे। तो हम गए, वो रास्ता था ना, तो मेजर साहब बोला साहब इस रास्ते, मैं बोला साहब ये रास्ता उनका है, अपना नहीं है, इस रास्ते में खैरियत मत मानो। मैं बोला इस पत्थर, ये जो पहाड़ है इसके ऊपर GR बैठी है 111, इस GR के साथ साथ और जो ये हार्ड रास्ता है इसको लेंगे, ये इनका अच्छा रास्ता है ना, इसको नहीं, कहीं माइन लगा रखें, कहीं कुछ और भी हो सकता है। तो मान गए ये बात। हम चल दिए वहाँ से, हम 9:30 पौने 10 बजे तकरीबन हम पहुँचे। तो हमारे को ये चदरें और सेंट चैनल जो गाड़ियाँ को जो फंस जाती है ना, वो ऐसी टाइप की वो दिखाई दिया। तो वो दिखाई दिया, आगे मेरे से था राजवीर, उसके बाद मैं था, वो पोजीशन में चले गया, मैं भी गया, साहब भी चला गया। साहब आगे, मैं साहब आप दूर रहो, सारे इकट्ठे मत हो, फासले में रहो। तो हम देख करके फिर वहाँ साहब अब आ जाओ आप आगे, अनुकूल साहब आगे आ गए। मैं बोला साहब ये जो चद्दर सेंट चैनल ये पड़े हैं है तो सही? बोला हाँ। हम उठ करके चले, तब उनका करीब 3 या 4 किलोमीटर से फायर आया हमारे ऊपर। वो देख लिया उन्होंने आपको? हाँ दिखाई दे गया, हम वहाँ पर प्लेन में चले गए। उससे आगे पर वो जो झील का इलाका था ना, वो झील वाला इलाका आ गया जो प्लेन टाइप का आ गया। उससे नीचे थे हम नालों में और बोल्डर इलाके में, तो वहाँ तक दिखाई नहीं दिया हम।
जैसे प्लेन ग्राउंड में जाएंगे तो दिखाई जो ऊपर बैठे वो देखेगा। उनका फायर आया, बोला फायर आएगा, हम एक बार तो पोजीशन लिया। मैं बोला साहब स्मॉल आर्म्स फायर, आरटी, स्मॉल आर्म्स शायद हो सकता है स्नैपर वगैरह हो, पर रेंज उसका से फायर बाहर थे आप आया। लोग। हाँ, मैं बोला साहब 3-4 किलोमीटर है, हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। मैं बोला राइफल का स्नैपर का 1300 गज का रेंज है, 2 किलोमीटर हासिल कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये 4 किलोमीटर दूर हमारे से। हमने एडवांस जारी रखा फायर एंड मॉब से। हम कोई 500 मीटर गए तो पूरा कैंप, और वहाँ ये जो एयरफोर्स का जो गोले गिरे हुए थे ना, एक गोला तो वहाँ पर गिरा हुआ, 100 गज आगे दोनों गोले, और पूरा कैंप वहाँ पर साहब इतने ज़्यादा हथियार थे, कोई हथियार चालू नहीं छोड़ के गए। LMG, MMG, 81 मोटर, राइफलें, क्या तो ब्रिज ब्लॉक निकाल ले गए या फायरिंग पिन निकाल ले गए, और जो ये 81 मोटरें थी इनकी बेस प्लेट तोड़ गई। जब वहाँ से गए ना, गोली गिरने के बाद गए हैं ये, तो ये जाने से पहले यानी और इतना अम्युनिशन जिसका कोई हिसाब नहीं, बैंकरों में कोई अनुमान नहीं कितना अम्युनिशन। बंदे थे वहां पे अभी तक? वहाँ पर अभी तक एक बंदा बाद में मिला है हमारे को, वहाँ वो छोड़ करके वहाँ से। और वो जो इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, संगरुति पोस्ट बोलते थे उसको, उस संगरुति पोस्ट में जाके बैंकर बना लिए इन्होंने, वहाँ पर छोड़ गए। अच्छा, ये हो गया। ये होते ही हमने रिपोर्ट दे दी सीओ साहब को, उसने क्या नाम है, अनुकूल साहब ने, आके ऐसे ऐसे यहाँ तो बहुत बड़ा कैंप है। सीओ साहब भाई पूरी पलटन को लेके आ गया, पूरी पलटन को लेकर के आ गया। उसके बाद में वो कैंप है वो वहाँ से सामान ले गए, सामान लेके फिर उसके बाद में फिर आता है अटैक का नंबर। बोला भाई अभी तो अपने इलाके में रुके हुए हैं, वो अटैक जाएगा। तो ये 23 तारीख की बात है, ये अटैक वाली 2 कंपनियां गई 2 रिजर्व में, चार्ली डेल्टा अटैक के लिए तैयार और अल्फा ब्रावो रिजर्व गए। हम कोई 1 किलोमीटर गए होंगे, वहाँ आ गया रात को आधे सीज फायर का, बोला सीज फायर होगा, सीज फायर होगा। हमने भी खुशी मनाई, सच्चाई मन से तो हम बता रहे चलो उससे तो बच गए, सीज फायर हो गया भाई। उल्टे वापस आगे कैंप में रात को रुक गए, रात को रुक गए। उसके बाद में 24 भी निकल गई, 24 निकल गई। उसके बाद में फिर आदेश आया, बोलो नहीं हमारे इलाके के अंदर बैठे हुए हैं, हमारा इलाका खाली नहीं किया है उन्होंने। फिर हमारा अटैक गया चार्ली और डेल्टा कंपनी का, डेल्टा कंपनी दाहिने से, चार्ली कंपनी बाएं से। तो डेल्टा कंपनी का था मेजर HS जग्गी साहब कंपनी कमांडर, और चार्ली का अनुकूल साहब था। तो हमारे 60 आदमी गए थे और 60-65 ही उनके थे, इतनी नफरी मिल रही थी उठे। तो 2-2 प्लाटून की नफरी गई थी साहब तकरीबन। तो वहाँ जहाँ हमने जहाँ हमारे ऊपर फायर आयर और सेंट चैनल दिखी, वहाँ तक तो हम गए 7, और उससे आगे अलग जुदा हो गए, वो हो गए दाहिने तरफ। और हमारे को फ़ायदा होगा कि ऊपर 111 GR थी, हम बाएं तरफ से चले गए। उसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, एक आदमी का भी। हम ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ने के बाद रात को हम वहाँ पर चढ़ भी गए। और ये जो जग्गी साहब की पार्टी थी, इनकी डेल्टा कंपनी, ये फंस गए बूबी ट्रूप्स और माइन के अंदर। वो जब वहाँ से छोड़ के निकले तो उनको ये सीज फायर वाला टाइम मिला ना, उस टाइम उन्होंने लगा दिए। उसने यही काम किया था उन्होंने उस दौरान। मेरा एक आइडिया बता रहा हूँ मैं, इसीलिए सीज फायर मांगा था उन्होंने। तो उन्होंने वहाँ पर बूबी ट्रूप्स और ID लगा दिया। जग्गी साहब का पैर कटा हुआ है, वो उसी में ही कटा था ID में। तो वो दाहिने तरफ उनके हमारे टोटल इसमें और ग्लेशियर वाले में 24 आदमी शहीद हुए थे। पलटन के ग्लेशियर में कुछ शहीद हुए थे। तो उसमें हाय दवा मच गई, हाय दवा। हम तो रह गए 3-4 किलोमीटर बाईं तरफ, वो 3-4 किलोमीटर दाहिने चले गए। तो उन वाला जो रूट था उसके ऊपर माइन लगा रखे थे। तो उसमें हो गया। अब रात को क्या हो, फिर भी जैसे तैसे करके युद्धवीर साहब उसी में तो था। जी,
करियप्पा साहब ये चीज़। वहाँ से हम चले गए ऊपर, उनकी वहाँ से हमारे जो घायल हो गए उनको भी लाना था। दोनों कंपनियां पीछे से सीओ साहब ने उसी टाइम रात को ही भेज दिया। ये 12-1 बजे की बात है, तकरीबन 11 से 1 बजे की बात। तो सीओ साहब खुद उनकी पूरा पार्टी भेज करके हमारे जो जख्मी हुए या मर गए उनको लेकर के नीचे आए। सुबह तक पहुँचे वो। अगले दिन हम बाएं तरफ चढ़ रहे थे, हम एक पत्थर था, उस पत्थर की आड़ में थे हम 2 हवलदार। तो मैं को यार ये पत्थर तो माड़ा है, इसमें तो नहीं बच पाएंगे। हमने जैसे ये टेबल है ऐसे ही था वो पत्थर, हमने उस पत्थर को छोड़ करके कोई 10-1 मीटर दूसरा पत्थर था बड़ा, उसके पास पहुंचे ही थे जब तक इस पत्थर पर आने दो। उनका फायर पाकिस्तान का। मैं बोला ठीक रहे, जो इसके ऊपर तो फायर आएगा और इसमें मरी जाते अपन दोनों ही। तो हो गया। फिर उसके बाद हम रहे वहाँ पर रात। उस रात को अनुकूल साहब साथ थे और सुरेंद्र साहब था एक अपने उससे था सप्लाई से, AOC से, आर्मी सर्विसेज कोड ए सर, जो फील्ड में गए हुए थे वो। तो हम वहाँ रह के रात तक, फिर रात को हमने फिर विड्रॉल किया। फिर वहाँ सर्च किया तो एक वहाँ पर CHM मिला, घायल था वो, और उसके पास बिस्कुट का पैकेट और पानी की जगह बर्फ़ खाता था वो। वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई, पाकिस्तानी CHM था। पाकिस्तानी CHM था। 33 एनलाइन नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का CHM था। उसको पूरी परेड सीटेट मिली वहाँ पर उसकी। उसमें 33 जवान एक थे और 2 प्लाटूनों की और वो थी। वो परेड स्टेज भी उसके पास, आई कार्ड भी उसका वो भी लिया, और वो फिर आर्मी हेडक्वार्टर भेजा। यहाँ पर उसका इलाज भी हुआ और आर्मी हेडक्वार्टर में वो डॉक्यूमेंट भी भेजा उनका, परेड स्टेज का, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का, और उसका आई कार्ड भी। और वो यहाँ अखबारों में भी छपा था, क्यों अखबार वहाँ गए जब हमने देखा था। तो एक ये लड़ा था साहब, उसमें हमारे पलटन का काफ़ी नुकसान हुआ था, खासकर जग्गी साहब की पार्टी का। लेकिन बहुत अच्छा काम किया साहब 5 पैरा ने। हाँ, अच्छा काम किया वहाँ पर। फिर उसके बाद में आगे वहाँ फिर फर्स्ट बिहार को वहाँ पर चार्ज दे दिया था। और वो अमनेशन हथियार तो इतना ज़्यादा था, हमारे से तो लाया नहीं गया, फर्स्ट बिहार ठा लाई बाद में, इतना ज़्यादा मिला। एक और है साहब, मैंने ये ऑपरेशन खुद अपना खुद लड़ा हुआ है, मेरे को कहीं भी 9 mm का एक खोखा नहीं मिला, एक राउंड नहीं मिला पूरी लड़ाई इसमें। कहीं कोई खोखा 9 mm का नहीं मिला। AK-47 वही हथियार, AK-47 का ज़्यादा मिला, 7.62 था सर इनका था। 9 mm का एक राउंड नहीं मिला मेरे को कहीं भी। और वहाँ इतना बड़ा कैंप था, ये इतने बड़े कैंप में एक गोली नहीं मिली 9 mm की। फिर वो लेकर के आए, उसमें ये करियप्पा साहबरी ने सब ने फोटो भी खिंचवाया था, उसमें हमारा भी था उसके अंदर फोटो वगैरह, जो पूरा अमनेशन लगाया उसके अंदर फोटो वगैरह खिंचवाया था उसमें। एक ये लड़ा था साहब। फिर हम तो आ गए थे वहाँ से, फिर पलटन ही आ गए थे उसके बाद तो। हाँ साहब थैंक यू सो मच। वाकई में जितना सुना था आपके बारे में वो कम है, आपसे सामने बैठ करके डिस्कस करने का एक्चुअली मज़ा आ गया साहब। और ये ऑपरेशन जो आपने किया है बिल्कुल आपका जज्बा दिखाता है और हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है ऐसे सोल्जर्स का। एंड बहुत ही गर्व है साहब कि हम उसी रेजिमेंट से हैं। थैंक यू सो मच आपके सर्विस के लिए। और आपने साहब पूरी सर्विस ऑफ ब्लू स्टार से शुरू करके और लास्ट तक जितनी भी करी सारी आपकी कॉम्बैट में ही निकली। हाँ, कॉम्बैट में निकली साहब मेरी। तो मैंने तो दिखाया ना आपको, सारे के सारे मेरे तो उसी के हैं। तो एक सिपाही के लिए मेरे ख्याल से इससे गर्व की कोई बात हो ही नहीं सकती इससे ज़्यादा, है ना। और आपने जहाँ गए बहुत ही अच्छा किया, तो थैंक यू साहब। धन्यवाद साहब, बड़ी मेहरबानी जो आपने इतना समय निकाला मेरे लिए और आपने इतना वो इंटरेस्ट से ये सब चीज़ किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नहीं साहब, हमें धन्यवाद देना चाहिए। आप लोगों को सुन के हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता किसके है। पास समय है जो इतना मेरे को इतनी दूर से बुलाए निकाले। आपने इतना किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नहीं साहब, आज के जो यूथ है, युवा है, उनको आप जैसे लोगों की कहानियाँ सुन करके प्रेरणा लेनी चाहिए और लेते भी हैं। ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आज के सोसाइटी के लिए। अच्छा ही है साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो साहब। आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी और जो फिलहाल जो अभी युवा हैं उनके लिए भी, और जो खासकर
आर्मी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, कम्बेट इलाकों में सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू साहब, थैंक यू सो साहब, मच। ओके जय हिंद सर। साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब।